हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्ज़ाम एंटीबायोटिक का नेक्स्ट सेशंस और लास्ट सेशंस, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 52 से। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 51 तक आपको करवा दिया गया था, और जिसका नाम था ये क्या उसको बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इकाई, अनुलेखन इकाई क्या है, ये सब आपको पिछले सेशन में करवाए थे। तो आज हम 52 क्वेश्चंस यानी 50 क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 लेकर के आए हैं। तो 52 क्वेश्चंस में क्या कहता है कि सुपोषण और एल्गल बलून, यानी इसमें से कह रहा है कि सुपोषण या एल्गल बलून या इसी में कहता है रेड डाटा बुक क्या है, ये पूछता है। तो इसमें से आपको सुपोषण और एल्गल बलून चैप्टर 16 का जो सेशन है चैनल पर सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 पर, तो आप चैप्टर 16 जो है वहाँ से चैप्टर 16 को जब आप खोलेंगे, वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप देखिएगा चैप्टर 16 जैसे आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सुपोषण और एल्गल बलून वाटर पॉल्यूशन टॉपिक में मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पर नहीं करवा करके चैप्टर यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का रेड डाटा बुक करवाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो चैप्टर 16 में एल्गल बलून और सुपोषण को देख लीजिएगा, बताया गया है। कहा जाता है कि रेड डाटा बुक क्या है, इसके बारे में जानना। तो कहना है कि वह पुस्तक, जिसको किताब कहते हैं, वह पुस्तक जिसमें पौधे एवं जिसमें संकटग्रस्त पौधे एवं जंतुओं की सूची, संकटग्रस्त पौधे एवं जंतुओं की सूची होती है, तैयार की जाती है, रेड डाटा बुक कहलाता है। यानी कि रेड डाटा बुक कहलाता है। कहते हैं कि रेड डाटा बुक, तो यहाँ पर क्या है कि रेड डाटा बुक मुख्य रूप से IUCN के द्वारा IUCN को मेंटेन करता है। यानी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक मुख्य रूप से IUCN को मेंटेन करता है, और रेड डाटा बुक को प्रकाशित IUCN के तहत किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है कि रेड डाटा बुक जो होते हैं कि वो IUCN के द्वारा प्रकाशित किया गया, और ये मुख्य रूप से IUCN को मेंटेन करता है। इस बुक में होता है क्या है, तो संकटग्रस्त, यानी कि जो पौधे संकटग्रस्त हैं या जो आपत्तिग्रस्त है, या विलुप्त होने के कगार पर हैं, वैसे पौधे और वैसे जंतुओं को जो है एक सूची बनाई जाती है, और उस सूची को एक किताब में लिखा जाता है। तो उस किताब का नाम है रेड डाटा बुक। रेड का मतलब डेंजर होता है। अगर कोई कहे रेड का मतलब डेंजर, ऐसे भी आप जानते हैं कि रेड जो रंग होता है, लाल रंग जो होता है, वो संकट यानी कि खतरा का प्रतीक होता है। तो इसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि रेड डाटा बुक क्या है, तो वह पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त पौधे एवं जंतुओं की सूची तैयार की जाती है, रेड डाटा बुक कहलाता है। रेड डाटा बुक IUCN को मेंटेन करता है। रेड डाटा बुक को प्रकाशित IUCN के तहत किया गया है। रेड का मतलब होता है डेंजर। ठीक है, ओके, चलिए। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को डील कर लिए हैं। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका, जिसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि 53 रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है और UVB क्या है, यानी कि UVB अल्ट्रा वायलेट परावैगनिक विकिरण बी क्या है और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है। इन दोनों को हम लोग
डील करेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को काफ़ी बढ़िया से आपको समझा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है, जिसको कहते हैं रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। तो पहले रेडियो सक्रिय अपशिष्ट को हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है। तो कहते हैं यह एक न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा, यह एक नाभिकीय ऊर्जा के दौरान उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा के दौरान क्या करता है, उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं रेडियो सक्रिय अपशिष्ट कहते हैं कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो होते हैं वो जनरली आप देखे होंगे, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो है कि न्यूक्लियर के समय, यानी न्यूक्लियर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को, जिस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग देखे होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा को तैयार करने के लिए जो है ये सारे चीज़ जब किया जाता है तो उस समय लीकेज होता है, एक्सीडेंटल लीकेज होता है। यानी कहा गया है कि यह एक नाभिकीय ऊर्जा के दौरान उत्पन्न होने वाला क्या है, पदार्थ, ठीक है। ओके, कहते हैं कि यह पदार्थ रेडियो सक्रिय प्रदूषण उत्पन्न करता है, रेडियो सक्रिय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि ये अचानक लीकेज हुआ था। कहते हैं कि ये अचानक लीकेज होने से होता है। रेडियो सक्रिय वेस्ट जो होते हैं वो उत्पन्न कहाँ से होता है, अचानक लीकेज से। तो कहते हैं अचानक लीकेज जो हुआ था 3 माइल्स ऑफ आइसलैंड, कहाँ पर, यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। उसके बाद था चेरनोबिल में, जो कहाँ पड़ता है, यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं कि 3 माइल्स यानी 3 माइल्स आइसलैंड, यानी कि द्वीप के जो 3 माइल्स, जो द्वीप के आसपास जो 3 माइल दूरी जो होती है वो यूएसए में पड़ता है। यानी यूएसए के 3 माइल्स ऑफ आइसलैंड पर जो है अचानक लीकेज हुआ था नाभिकीय ऊर्जा। यानी नाभिकीय ऊर्जा का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय अगर नाभिकीय ऊर्जा एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था तो उस समय जब लीकेज होता है तो उससे उत्सर्जित पदार्थ को, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जिस समय बनाया जाता है, या नाभिकीय ऊर्जा के समय क्या होते हैं कि जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं और उस पदार्थ से मनुष्य को नुकसान होगा, जैसे कि कह सकते हैं कि कैंसर होगा, उत्परिवर्तन होंगे, डीएनए क्षतिग्रस्त होगा, तो ये सारे जो हानि होती है, हाई डोज अगर मान लिया जाए इसका रहेगा तो लेथलिटी यानी कि मृत्यु भी हो जाती है। और अगर मान लिया जाए इसका डोज अगर कम रहा, अगर इसका प्रभाव अगर कम रहा तो कह सकते हैं कि कैंसर उत्पन्न करेगा। अगर इसका प्रभाव कम पड़ेगा तो कैंसर उत्पन्न होगा, और अधिक प्रभाव होगा तो व्यक्ति मर जाएगा, यानी लेथलिटी उत्पन्न होगा। अब कहते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है कहाँ पर, तो 500 यानी 500 फीट नीचे, यानी कहा जाता है 500 फीट जो है 500 मीटर नीचे जो है 500 मीटर नीचे पृथ्वी के सतह के 500 मीटर नीचे है ना, गड्ढा में इसको रखा जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि नाभिकीय विस्फोट या कह सकते हैं अचानक लीकेज होने की कोई संभावना नहीं होती है। फिर भी लोगों के द्वारा कहा गया है कि क्या नाभिकीय ऊर्जा को पृथ्वी के 500 मीटर गहराई हो या 1000 मीटर गहराई हो, अगर उसमें रख दें तो क्या वो लीकेज नहीं होगा। अगर ज्वालामुखी आएगी, अगर भूकंप आएगा तो पृथ्वी का जो सतह होगा ना, पृथ्वी का जो सतह जब क्रैक करेगा, पृथ्वी की सतह जब क्रैक करेगा तो वो आपको तो दिखाई नहीं दे रहा कि नाभिकीय ऊर्जा लीकेज हो रहा है, तो सबसे नीचे जो होता है तो नीचे में ही लीकेज होगा, और वो धीरे धीरे बाहर निकल के आसपास के जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य है, सबको प्रभावित करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये आपका जो है एक्सीडेंटल जो लीकेज होता है, इसकी कोई संभावना होगी कि नहीं होगी 500 फीट नीचे रखने से, तो ये कोई गारंटी नहीं लेगा, संभावना होगी कि ये बाहर भी लीकेज हो सकता है, चाहे कितनों ही गहराई में क्यों ना रखें,
ये संभावना है कि उससे लीकेज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे चीज़ को हम लोग जानेंगे कि 3 माइल ऑफ आइसलैंड यूएसए में अचानक लीकेज हुआ था, नाभिकीय ऊर्जा स्टोर के समय लीकेज हुआ था, जिससे रेडियो सक्रिय अपशिष्ट बाहर निकला। चेर्नोबिल यूक्रेन में, यानी यूक्रेन में जब विस्फोट हुआ तो उस समय जो है कि अचानक लीकेज से निकला था बाहर रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। अगला बात ये है कि अगला जो क्वेश्चन है फुकुशिमा, कहते हैं कि नेक्स्ट है फुकुशिमा। फुकुशिमा फुकुशिमा पड़ता है जापान में। तो कहते हैं कि फुकुशिमा, चेर्नोबिल और 3 माइल ऑफ आइसलैंड, इन तीनों जगहों पर, यानी इन तीनों जगहों पर जो है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो है लीक हुआ था। कब? नाभिकीय ऊर्जा बनाने के समय। तो कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा बनाने के समय जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, हम इसको एक लाइन सिंपल कर देते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा बनाने के समय या नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल के समय जो पदार्थ उत्सर्जित होती है और जिससे हम लोगों को हानि होती है, वैसे पदार्थ को कहा गया रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है? रेडियो सक्रिय प्रदूषण को उत्पन्न करने का मुख्य कारण इसका माना जाता है। ये कहाँ पर लीकेज हुआ था पहले? तो 3 माइल ऑफ आइसलैंड यूएसए में पड़ता है, चेर्नोबिल यूक्रेन में और फुकुशिमा जापान में। इस तरह से आपको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 52 और 53 हो गया कंप्लीट। अब कहते हैं यहाँ पर एक टर्म और है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को जो है कि देखना है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। तो अब देख लिए क्या होता है। और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट को जो है पहले लोग जानता था कि नाभिकीय ऊर्जा से कोई नुकसान नहीं होती है, ऐसा लोगों को लगता था, है ना। चलिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, उससे भी प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि अगर मान लिया जाए उच्च डोज अगर होगा तो मृत्यु हो जाएगी। किससे? रेडियो सक्रिय अपशिष्ट से। अब कहते हैं कि अगर ये कम डोज होगा तो क्या होगा? कैंसर होगा। कम डोज में कैंसर हो सकता, कैंसर होगा, और उच्च डोज में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि नाभिकीय प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए नाभिकीय ऊर्जा का संग्रह पृथ्वी के तल के 500 मीटर गहराई में संग्रह किया गया। लेकिन ये संभव नहीं है, इतनी गहराई में भी लीकेज होने का खतरा बना रहता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है इसी में एक क्या था? यूवीबी था सर, है ना। तो यूवीबी क्या होता है ये देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं पाराबैंगनी बी कहते हैं। इसका पूरा नाम है अल्ट्रा वायलेट बी, यानी कि पाराबैंगनी बी। कहते हैं कि यह एक रेडिएशन है, यह एक विकिरण है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी इससे भी प्रदूषण उत्पन्न होते हैं यूवीबी से। तो कहा जाता है इसका प्रभाव क्या है। अगर मान लिया जाए कि त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। और अगर मान लिया जाए इसका प्रभाव पड़ जाए कहाँ पर? नेत्र पर। तो नेत्र के जो कोर्निया होते हैं, नेत्र के कोर्निया पर अगर इसका प्रभाव पड़े, अवशोषण होवे, तो इससे क्या होगा? स्नो ब्लाइंडनेस होगा। कहते हैं कि यदि मनुष्य का नेत्र का जो कोर्निया होता है, अगर वो यूवीबी को अवशोषित करेगा तो उसके अंदर एक इन्फ्लामेशन, संक्रमण होगा, जिसको कहेंगे स्नो ब्लाइंडनेस। अब कहते हैं कि त्वचा पर अगर मान लिया जाए इसका अवशोषण हो गया, त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो त्वचा कैंसर होगा। यह कह सकते हैं कि त्वचा की कोशिका नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अब कोर्निया पर प्रभाव पड़ेगा तो स्नो ब्लाइंडनेस होगा। एक और बीमारी होगा जिसको बोलते हैं कैटेरैक्ट, यानी मोतियाबिंद, होगा, कैटेरैक्ट भी होगा। ठीक है, तो इतना ही यूवीबी में लिखना है कि यह एक विकिरण है, एक रेडिएशन है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है।
है ना। ओके, और प्रभाव में लिखना है कि त्वचा पर ये त्वचा कैंसर उत्पन्न करेगा और त्वचा की कोशिका को नष्ट कर देगा। नेत्र के कोर्निया पर ये क्या करेगा, स्नो ब्लाइंडनेस या तो मोतियाबिंद बीमारी पैदा करेगा। ज़्यादा नहीं, और लिखना है तो लिख सकते हैं कि यह डीएनए को ग्रसित कर देता है, ग्रसित करता है जिससे म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। तो इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 54, जिसमें कहा गया है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर लिखना है। तो इसको हम देखते हैं, तब तक इसको आप कॉपी डाउन कीजिए और बढ़िया से कवर कर लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के बीच अंतर निम्नलिखित, यानी कि क्वेश्चंस पूछा गया है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच में अंतर क्या है। तो अंतर में आपको लिखना है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर निम्न, यानी के बीच अंतर निम्नलिखित है। ये शब्द को लिखना जरूरी है। जितने भी अंतर वाले प्रश्न आएंगे सब में इस लाइन को आपको लिखना जरूरी है। अब एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, अलैंगिक, और एक तरफ लिखेंगे लैंगिक। अब कहते हैं कि लैंगिक में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसे एक जनकीय प्रजनन कहते हैं, और इधर लिखेंगे इसे द्विजनकीय प्रजनन कहते हैं, सिंपल में। दूसरा अंतर लिखेंगे इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और इधर लिखेंगे इसमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों होता है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा हम लोग लिखेंगे कि इसमें विभिन्नता, यानी इससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। इधर लिखेंगे इसमें इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसको कहते हैं, यानी कि अगला जो पॉइंट है वो है आपका ये कि इसके संतति को क्लोन कहते हैं। और इधर लिखेंगे कि इसके संतति को क्लोन नहीं कहते। ठीक है, ओके। अगला लिखेंगे कि यह मंद होता है, ये क्या होता है, तीव्र होता है, जिसको बोलते हैं फास्ट, यानी कि फास्ट, यह तीव्र होता है। और इधर लिखेंगे कि यह मंद होता है, मंद माने स्लो, मंद होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप 5 अंतर लिख देंगे बढ़िया से। एक बार रिपीट कर लेंगे बढ़िया से देख करके कि इसे एक जनकीय प्रजनन कहते हैं, यानी इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक जनकीय प्रजनन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जनक क्या होता है, भाग लेता है।
इसे द्विजनकीय प्रजनन कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक। कहते हैं इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री याद रखिएगा इसमें होता है। इसमें समसूत्री अर्थसूत्री दोनों ही विभाजन होता है। इससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है और इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी इसमें बदलाव, इससे जितने भी संतति पैदा होंगे उसमें बदलाव दिखाई नहीं देगा, एकदम क्लोन होगा, आनुवांशिक रूप से आकारिकी रूप से जनक के जैसा ही होगा। तो विभिन्नताएं उत्पन्न इसमें नहीं होगी, क्योंकि उसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता, इसलिए विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी। इसमें विभिन्नता उत्पन्न होगी, इसके संतति को क्लोन कहा जाता है और इसके संतति को क्लोन नहीं कहते, यानी इसके संतति आनुवांशिक और आकारिकी रूप से जनक से हुबहू मिलता है, यानी कि जीरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी कह सकते होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोन, इसको क्लोन नहीं बोलते हैं। ये तीव्र होता है और ये तीव्र नहीं होता है। एक और अंतर अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, और इसमें लिखेंगे इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है। तो इस तरह से इसको पूरी तरह से बढ़िया से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 आपका हो गया कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 55 करवाते हैं, तो इसको राइट डाउन कीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि वंशानुगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को लिखें। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 यानी 55 नंबर का जो प्रश्न है एग्जाम एंटीबायोटिक से, जिसको बोलते हैं वंशानुगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को लिखें या आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को लिखें। तो इस क्वेश्चंस को हम करवा दिए हैं पहले, यानी कि एग्जाम एंटीबायोटिक में ही सेकेंड सेशन में देखिएगा, वो करवाया गया है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो वीडियो सब आराम से कवर करके ले लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर जो है कि 56 करवाते हैं, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए, इस क्वेश्चन को करवाने के लिए थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जिसका नाम है 56 यानी 56 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको जो है एग्जाम एंटीबायोटिक के सेशन में 11 या 12 या 13 नंबर में करवा दिए थे, उसी के साथ में। हाँ, जहाँ पर आपको टेस्ट क्रॉस बता रहे होंगे, टेस्ट क्रॉस जहाँ पर आपको बताए थे वहीं पर आपको जो है कि क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम 56 यानी क्वेश्चन नंबर 56 लिख चलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसी के बारे में चर्चा करना। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो गुणसूत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं, दूसरी बात यहाँ पर ये जानना होगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण XY टाइप का होता है। ये इंट्रो में लिख देना, उसके बाद एरो मार के सब पॉइंट को लिखेंगे, फिर एक ग्राफ बनाएंगे, क्रॉस करके दिखाएंगे। तो कहते हैं कि मानव में स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं जो समान प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, इसलिए
इसलिए इसे होमोगैमेटिक कहते हैं, होमोगैमेटिक कहते हैं। अगला है कि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जो असमान प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है। इसलिए इसे हेट्रोगैमेटिक कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? होमोगैमेटिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग ये लिखेंगे कि यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो गर्ल बेबी यानी कि गर्ल बेबी उत्पन्न होता है। दूसरा एरो मार के लिखेंगे कि यदि स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिलता है तो बॉय बेबी उत्पन्न होता है। बॉय बेबी उत्पन्न होता है। तो ये सारे पॉइंट कंटेंट जो है आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं, इतना ही कंटेंट लिखना है। उस कंटेंट में आपको ये मिलना चाहिए कि एक्स वाई टाइप का होता है और ये गुणसूत्रीय सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सबको हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके बाद मानव में डबल एक्स होते हैं यानी दोनों समान होते हैं, तो ये समान प्रकार के युग्मक को बाहर करेगा, है ना, इसलिए इसे होमोगैमेटिक कहेंगे। तो ये सारे कंटेंट मिलना चाहिए। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जो वो समान प्रकार के युग्मक को उत्पन्न करता है, जिसको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से फ्यूज करता है, निषेचित यानी फर्टिलाइज होता है, फ्यूजन करता है, तो गर्ल बेबी होगा। और यदि स्त्री का एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिलेगा पुरुष का, तो क्या होगा? बॉय बेबी होगा। इस प्रकार से इतना ही कंटेंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। यानी हमें इसे लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में ढालना है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के रूप में नहीं ढालना। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ अगर हम बना देंगे तो आपका ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो जाएगा। क्रॉस इसका कर देंगे तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो केवल इतना लिखिएगा तो आपको लघुत्तरीय प्रश्न में नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। और 5 नंबर इसको बनाना है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करेंगे सर? तो उसके लिए हम एक ग्राफ बना देंगे, इसको ऐड कर दीजिएगा इसमें। चलिए तो एक ग्राफ इसमें बना देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। चलिए तो क्रॉस एक करवा देते हैं कि यहाँ पर जो है 44 प्लस एक्स वाई है और क्रॉस बिटवीन 44 प्लस एक्स एक्स है। अब रही बात सर 44 क्या है? तो ये दैहिक गुणसूत्र है, यानी कि जिसको बोलते हैं ऑटोसोम। ये दैहिक गुणसूत्र है, ऑटोसोम इसको कहते हैं, या सोमेटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। ये है एक्स वाई यानी कि जिसको कहते हैं 23वां जोड़ा, यानी कि लिंग गुणसूत्र, एलोसोम इसको कहते हैं। यहाँ भी इसी तरह से है। चलिए तो ये हमारा क्या मेल है और ये हमारा फीमेल, यानी ये पुरुष हो गया और ये क्या हो गया? स्त्री हो गया। चलिए ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो इन दोनों, ये अगर ये दोनों लिंग निर्धारण में भाग लेगा तो सबसे पहले अपने शरीर में गैमिट बनाएगा, युग्मक बनाएगा। तो युग्मक जब बनाएगा तो 22 प्लस एक्स यहाँ पर बनाएगा और 22 प्लस वाई बनाएगा। अब रही बात सर यहाँ 22 किसे आ गया? 44 का आधा 22, एगो यहाँ से उठाएंगे तो 22 प्लस एक्स, फिर 44 का आधा 22, फिर एगो उठाएंगे तो वाई। उसी तरह से उधर भी होगा, सेम टू सेम। तो कहीं कोई चेंज नहीं,
तो यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स होंगे और यहाँ पर भी 22 प्लस क्या होगा, एक्स होगा। कहते हैं कि मेल अलग अलग गुणसूत्र निकालता है क्योंकि ये हिट्रोगैमेटिक होता है, ये समान गुणसूत्र निकालती है, ये क्या है, होमोगैमेटिक होता है। अब कहते हैं कि युग्मक जनन जब भी होता है तो आपको पता होनी चाहिए कि युग्मक जनन के समय क्या भाग लेता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होती है सबसे ज़्यादा। तो अर्धसूत्री यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे ये क्या है, युग्मक हो गया, है ना। चलिए, तो अब कहते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस करवाएंगे यानी संकरण करवाएंगे। तो 22 22 44 और x x x x, तो कितना हो गया, 22 प्लस 2 यानी 46 गुणसूत्र, यहाँ भी 46 मेकअप हो गया। अब इसको मिलाएंगे इधर वाले से, तो 22 22 44 प्लस क्या हो जाएगा, x x हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गर्ल बेबी। फिर इसको मिलाएंगे 22 प्लस 22 22 प्लस 44 44 प्लस एक्स वाई, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, बॉयज़ हो गया। फिर इसको मिलाएंगे इससे जिसका नाम हो गया क्या इसको बोलते हैं 44 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई हुआ, तो ये दोनों क्या हो गया, बॉयज़ हो गया। यानी ये दो को कितना हो गया, यहाँ देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा मिलाया हुआ। इसको मिलाना है इससे, ठीक है, फिर इसी को मिलाना है इससे, ठीक है, फिर इसको मिलाना है इससे, फिर इसको मिलाना है इससे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरह से कवर करना पड़ेगा। रुकिए एक बार फिर से इसको हम बढ़िया से आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा कटिंग हो गया तो इसको फ्रेश करके आपको बताना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले इसको क्या करते हैं, ई दोनों से मिलाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, ई दोनों से मिलाएंगे। तो देखिए इसको मिलाना है पहले इससे, तो 44 प्लस एक्स एक्स हो गया। फिर इसी को मिलाना है आपको किससे, इससे, तो 44 प्लस एक्स एक्स हो गया, ठीक है। फिर अब इसका बारी है किससे मिलने का, इन दोनों से मिलने का, इसका बारी है। तो अब इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, पहले जो नज़दीक है उससे मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है। फिर इसी को क्या करेंगे, मिला देंगे इससे, अपने बगल वाले से, इसको क्या बोलेंगे, 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि 50% हमारा जो है ये गर्ल बेबी है और 50% यहाँ पर हमारा जो है ये बॉय बेबी है। यानी कि लड़की कितना परसेंट उत्पन्न हुआ, 50% यानी आधा अधिक, लड़की की भी प्राप्ति कितनी हुई, 50% यानी कि आधा अधिक। तो इसी को कहते हैं लिंग का निर्धारण। कहते हैं लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण होता क्या है, तो निषेचन के समय लिंग की जो संभावना होती है कि भाई लिंग हमारा नर आने वाला है कि मादा आने वाला है, यानी लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाला है, इसकी जो संभावना है इसी को कहा गया है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण मनुष्य में कैसे होता है, तो ग्राफ के द्वारा आपको इस तरह से बताया गया, बस इतना ही सिंपल आपको लिखना। और इस तरह से यहाँ पर F1 जनरेशन, ये क्रॉस वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखना, सिंपल आपको बनाना। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा स्पर्म है, यानी कि ये शुक्राणु है, ये भी क्या है हमारा शुक्राणु है। ये आप लिख सकते हैं कि ये अंडाणु है और ये भी क्या है, अंडाणु है। तो मादा क्या करती है, 2 समान अंडाणु निकालती है और नर क्या करता है, 2 असमान शुक्राणु निकालता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि ये लड़की कितना परसेंट है, 50% कैसे, तो 25% यहाँ हुआ, 25% यहाँ, 50 हुआ, और 2 को क्या हो गया, 4 गो में 2 लड़का 2 लड़की होगा, तो परसेंटेज क्या होगा आपका 50%। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 57, जिसको कहते हैं HGP और DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसको डील कर लेते हैं। HGP और DNA फिंगर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर है 57, HGP। सबसे पहले जानिए कि HGP क्या है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना। कहते हैं कि मानव जीनोम
मानव जीनोम के सीक्वेंस को प्रोजेक्ट के रूप में व्यक्त करना, प्रोजेक्ट के रूप में पहचानना, यानी कि कह सकते हैं कि मानव जीनोम के सीक्वेंस की पहचान प्रोजेक्ट के रूप में किया जाता है, तो इसे HGP कहते हैं। क्लियर है? कहते हैं कि HGP की शुरुआत 1990 ईस्वी में USA विभाग, यानी USA डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई। तो इस लाइन को हमें याद रखना है कि HGP की जो शुरुआत है 1990 में जो है USA डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ने किया था। यानी कि कहा जाता है कि USA में स्थित ऊर्जा का विभाग है ना, USA में स्थित ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय संगठन ने मिल करके जो है HGP की शुरुआत 1990 में की थी। कहते हैं कि HGP बनने की सूचना 2001 में दी गई। वो कब दिया गया? तो 1 फरवरी में। कितना फरवरी को? 1 फरवरी को। यानी आपका बायोलॉजी का पेपर भी 1 फरवरी को है, सोच लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा। कहते HGP बनने की सूचना 2001 में दी गई। मंथ कौन सा महीना था? तो 1 फरवरी था। कहते हैं कि HGP कंप्लीट, यानी कि HGP जो पूरा हो गया वो 2003 में पूरा हो गया। कहते हैं कि मई में, यानी मई मंथ में क्रोमोजोम फर्स्ट का प्रोजेक्ट बना। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मई, यानी कि कह सकते हैं कि 6 मई, आगे 6 लगा देना है। 6 मई में, यानी कि 6 मई को, महीना कौन सा था? मई था, लिंकेमा महीना, यानी कितना मई को? तो 6 मई को जो है गुणसूत्र फर्स्ट का प्रोजेक्ट बना, है ना। इस तरह से याद रखिएगा। अब कहते हैं कि HGP के लक्ष्य क्या क्या होते हैं? HGP के क्या लक्ष्य हैं? HGP के लक्ष्य है कि सूचना को डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस में संग्रह करना है। इसका पहला लक्ष्य है कि जितने भी सूचना होंगे, यानी कि आपके डीएनए में जो सीक्वेंस है उसके लोकेशन को ट्रेस करना है, देखना है कि जितने भी मनुष्य होते हैं तो उन सभी में डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो 99% सेम होता है, लेकिन 0.1% केवल सबका एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी वजह से उस सही व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या ह्यूमन जीनोम को बढ़िया से पता लगाया जा सकता है। चलिए, कहते हैं HGP डाटाबेस को संग्रह करता है। दूसरी बात ये है कि जीन का पता लगाता है। उसके बाद तीसरा क्या है कि जीन की पहचान करता है। क्या करता है? पहचान करता है। बस इतना ही वर्ड आपको लिखना है। क्लियर आ रहा है वीडियो वगैरह? हाँ, चलिए, सारा चीज़ क्लियर है। अब कहते हैं कि इसमें से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि HGP के सेलिएंट विशेषता, यानी कि मुख्य विशेषताएं HGP के क्या क्या हैं। बस इस लाइन को कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं। कहते हैं कि डीएनए में
डीएनए में 3 गुना 10 पर पावर 9 बीपी होता है, यानी कि क्षार युग्म कितने होते हैं? बेस पेयर 3 गुना 10 पर पावर 9 बीपी होते हैं। कहते हैं कि कुल जीन जो होता है 30,000 होता है, कुल जीन 30,000 होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब कहते हैं कि गुणसूत्र फर्स्ट में 2968 जीन होता है। उसके बाद कहा जाता है कि गुणसूत्र वाई में कितने जीन होते हैं? तो गुणसूत्र वाई में 231 जीन होते हैं। बस इन सभी लाइन को आपको याद रखना। अब कहते हैं कि इसमें से एक लाइन जोड़ देना होगा कि सबसे बड़ा जीन जो होता है, बड़ा जीन जिसको बोलते हैं डकिन मास्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी ये सबसे बड़ा जीन है ना। डकिन मास्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो क्या है? सबसे बड़ा जीन माना जाता है। चलिए, तो डकिन मास्कुलर डिस्ट्रोफी या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रोपिन, यानी कि डिस्ट्रोपिन जीन होते हैं, इसको डिस्ट्रोपिन भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो एजीपी के सैलिएंट फीचर हो गया, लक्ष्य हो गए। अब इसका जो है कि सिद्धांत क्या होता है, जिसको बोलते हैं मेथडोलॉजी, यानी कि विधि। मेथडोलॉजीज क्या होते हैं? कहते हैं इसके 2 विधि हैं, यानी 2 मेथड। एक है EST, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टेस्ट। इससे आरएनए के क्षार युग्म का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन है। और इससे क्या होता है कि डीएनए के क्षार युग्म का निर्धारण, यानी कि डीएनए के क्षार युग्म का निर्धारण जो किया जाता है, जिसके द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। अब कहते हैं इसके अनुप्रयोग क्या है। तो इसके अनुप्रयोग को अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि रोग के अध्ययन में ये हेल्प करता है। अच्छा, इसमें बाद में डाल देंगे। दूसरा क्या है? अनुवांशिक काउंसलिंग में ये हेल्प करता है। तीसरा बात यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसके जो अनुप्रयोग हैं, कहते हैं रोग के अध्ययन में, अनुवांशिक काउंसलिंग में, इन सभी का क्या है? क्या उसको बोलते हैं? क्रिया, यानी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इसका। एक और है कि कैंसर के अध्ययन में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये हो गया कंप्लीट। इसको आप राइट डाउन कीजिए। इसका कहाँ चला गया? तो इसको क्या कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जिसका नाम है चलिए, कवर हो गया। ओके, हाँ ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का ही एक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है?
डीएनए अंगुली छाप, अंगुली छाप क्या है, ये क्वेश्चंस और इसके महत्व बताएं, ये पूछा जाएगा। तो कहते हैं कि डीएनए के क्षार, डीएनए के सीक्वेंस का पता फिंगरप्रिंट से किया जाता है, तो इस तकनीक को डीएनए अंगुली छाप कहते हैं। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य होते हैं सभी के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस अगर पूछ रहा है तो ये कौन सा सीक्वेंस पूछ रहा है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता फिंगरप्रिंट से किया जाता है, तो इस तकनीक को डीएनए अंगुली छाप कहते हैं। तो कहते हैं कि डीएनए अंगुली छाप काफ़ी आपका सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि इसका जो खोज है वो सर एलेक जेफरी ने किया था। क्लियर है? चलिए अब कहते हैं कि ये, और लेकिन भारत में यानी कि इंडिया में इसका जो खोज है, इंडिया में यानी भारत में, वो किसने किया था? आप भारत ही लिखेंगे, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी भारत लिखेंगे, है ना, G20 आने के बाद। चलिए अब कहते हैं भारत में जो है VK कश्यप और एक है डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह। डॉक्टर VK कश्यप और डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह ने CCMB हैदराबाद, है ना, CCMB हैदराबाद, तो सेंटर फॉर सेल मोलिकुलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल मोलिकुलर बायोलॉजी एक रिसर्च सेंटर है, फॉरेंसिक हॉस्पिटल है जो हैदराबाद में स्थित है। वहाँ पे इस CCMB सेंटर में VK कश्यप और डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह ने सबसे पहले मनुष्य के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित किया था इंडिया में, यानी भारत में। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया था सर एलेक जेफरी ने। चलिए ठीक है। अब कहते हैं कि एक वर्ड है डर्मेटोग्लाइफिक्स, यानी एक डिपार्टमेंट है डर्मेटोग्लाइफिक्स। कहते हैं कि इसके अंतर्गत हाथ पाँव, है ना, हाथ हो गया या पैर हो गया, है ना, हाथ पाँव इत्यादि के निशान का अध्ययन किया जाता है, निशान का अध्ययन किया जाता है। यानी डर्मेटोग्लाइफिक्स के अंतर्गत हम लोग हाथ का और पैर का निशान का क्या करते हैं, या फिंगरप्रिंट का, यानी कि हाथ का हो गया, पाँव का हो गया या अंगुली का हो गया, अंगुली के निशान का क्या करते हैं, अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो इतना ही लिखना है, और अगर आपको यही लॉन्ग में पूछ दे तो और हम इसमें बढ़ा देते हैं, उसको आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अगर ये लॉन्ग में पूछता है तो इसकी तकनीक को लिखना होगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले ब्लड, उसके बाद ब्लड हो या सीमेन हो, है ना, ब्लड सीमेन को का नमूना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सैंपल से डीएनए
को निष्कासित करते हैं, निष्कासित करते हैं। और डीएनए जब भी होगा तो किस में होगा, डब्ल्यूबीसी में होगा, आरबीसी में नहीं होगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। चलिए अब कहते हैं तीसरा क्या है, डीएनए को आरई द्वारा काटा जाता है, यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज द्वारा इसको काटा जाता है। उसके बाद डीएनए के खंड को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा जाता है। उसके बाद क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखने के बाद क्या होगा कि टुकड़ा छोटा बड़ा एक साथ अपना इथिडियम ब्रोमाइड के बैंड जो होते हैं ऑरेंज कलर का बताए होंगे, तो वो अपने अपने छोटा एक जगह चला जाएगा, बड़ा एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब कहते हैं क्या कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के टुकड़े को नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर द्वारा ब्लॉट किया जाता है। इसी को वेस्टर्न ब्लॉटिंग यानी कि सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ब्लॉट किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्या है कि नायलॉन पेपर को एक्सरे से गुजारते हैं तो मल्टी कलर बनता है, जिसे VNTR या माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं। VNTR या माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं, है ना। तो जब ये VNTR बनेगा तो उसको क्या करेंगे, उसके एक VNTR बनाएंगे जो सस्पेक्ट है और एक VNTR बनाएंगे जो सैंपल जहाँ से कलेक्ट हुआ, तो उसका मिलाएंगे, अगर मैच कर गया तो वही आपका जो है कि मुजरिम होगा। अब कहते हैं इसके अनुप्रयोग लिखना है तो 2 लिखेंगे, डायग्राम वगैरह इसमें नहीं बनाएंगे, सिंपल से निकल जाएंगे। इसका उपयोग जो लिखना है कि अपराध के जांच में क्राइम इन्वेस्टिगेशन, अपराध के जांच का मतलब क्या होता है नहीं पता। रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, या स्केचिंग हो सकता है यानी कि चेन छीनना, ये सब वगैरह, गला काटना, ये सब। दूसरा है पैटर्निटी टेस्ट यानी कि पैतृक जांच में यानी पैटर्निटी टेस्ट यानी बच्चों को सही माता पिता से मिलाने में, और अपराध के जांच में, ये सभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। आप इसको आराम से कवर कर लीजिएगा। एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कह सकते हैं, केवल फिंगरप्रिंट तकनीक जो है इंडिया में ही शुरू हुआ था, 1958 में शुरू हुआ था। और इसको ये शुरू कहाँ हुआ था, तो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो दार्जिलिंग यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी के एक होटल में जो है एक ट्रेवलर जो यात्री होता है उसकी मृत्यु हुआ था, रहस्यमय मृत्यु। तो उस मृत्यु के जांच के समय फिंगरप्रिंटिंग तकनीक भारत में सबसे पहले विकसित हुआ था, वेस्ट बंगाल यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी में। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप हुआ किसके द्वारा, तो सर एलेक्स जेफरी के द्वारा, जो इंग्लैंड में। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 57 हो गया कंप्लीट, एचजीपी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग क्या है, महत्व क्या है, ये सब बता दिए। एचजीपी वगैरह क्या है। एचजीपी को हम लोग महापरियोजना क्यों कहते हैं, तो आप इसका आंसर सिंपल लिखिएगा कि एचजीपी को बनाने में काफ़ी कॉस्ट होता है, यानी कि लगभग $3 बिलियन इसमें क्या होता है, खर्च होता है। चलिए, तो ये क्लास में आपको हम बता ही दिए थे डिटेल में, केवल यहाँ पर थोड़ा सा रिकेप करके ही वहाँ क्वेश्चन आंसर जवाब देना है। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि HWE क्या है। HWE क्वेश्चन नंबर कहता है कि HWE क्या है, इसे प्रभावित करने वाले 5 कारक का नाम लिखें। तो इसका पूरा नाम हम पहले लिख लेते हैं कि हार्डी
वेन वर्ग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका जो है कि पूरा नाम हो गया। ये क्या कहता है? कहते हैं कि जनसंख्या में एलील की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी नियत रहता है। यानी कि जनसंख्या में जितने भी लोग होते हैं उसके जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जितना भी पीढ़ी होगा वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही है आपका HWE का कहना। चलिए अब कहते हैं क्या कि ये सीधा क्या कह रहा है? HWE का अर्थ यह है, HWE का अर्थ क्या है? विकास नहीं होता है। विकास यानी परिवर्तन नहीं होता है। यानी सीधे डार्विन को चैलेंज कर दिया कि यानी कि एवोल्यूशन नहीं होता है ना। HWE का अर्थ है विकास नहीं होना, यानी परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं H का मतलब हो गया हार्डी। हार्डी क्या है भाई? तो एक मैथमेटिशियन है। और वेनवर्ग कौन है? तो वेनवर्ग है एक फिजिशियन है। तो वेनवर्ग एक फिजिशियन है और हार्डी क्या है? मैथमेटिशियन है। यानी ये मैथ के वैज्ञानिक हैं और ये फिजिशियन है। इन दोनों ने मिल करके ही HWE के बारे में चर्चा किया था। अब कहते हैं इसको प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? तो 5 कारक हैं। पहला जीन प्रवाह, दूसरा है जीन फ्लो, उसके बाद क्या? जीन यानी अनुवांशिक ड्रिफ्ट है। उसके बाद तीसरा है जीन पारगति। उसके बाद है प्राकृतिक चयन। उसके बाद है उत्परिवर्तन। कहते हैं कि प्रभावित करता है, यानी कि HWE को प्रभावित कर रहा है कौन? जीन प्रवाह। यानी कि HWE का कहना है कि जनसंख्या में एलील की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी नियत रहता है। तो हमने कहा कि जीन प्रवाह क्या नहीं होगा? तो इन्होंने कहा नहीं होगा। हमने कहा अनुवांशिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, तो नहीं होगा। जीन पारगति नहीं होगा, तो नहीं होगा। प्राकृतिक चयन नहीं होगा, तो नहीं होगा। उत्परिवर्तन नहीं होगा, तो नहीं होगा। नहीं, ये सभी होते हैं। इसीलिए ये सारे कारक क्या करता है? इस नियम को गलत करार दिया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि SCP बायोप्रोस्पेक्टिव और बिग बैंग थ्योरी क्या है। 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 59 में, शॉर्ट में। तो ये सब 59 को भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है SCP का पूरा नाम क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन। कहते हैं कि वह प्रोटीन जो एक कोशिकीय जीव या सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? SCP। उसे SCP कहते हैं। एकदम काफ़ी सिंपल है। कहते हैं SCP आपका जो है एक प्रोटीन है जो क्या करता है? सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका वाले जीवों से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? कहते हैं कि SCP जो है इसके लिए बहुत सारे जीव हैं। जैसे इसके अंतर्गत SCP को जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, उसके बाद कवक है ना, उसके बाद नीलहरित शैवाल से प्राप्त किया जाता है। कहते बैक्टीरिया में सबसे बढ़िया रहता है मिथाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो सबसे ज़्यादा क्या करता है? SCP यानी प्रोटीन निकालता है। नीलहरित शैवाल में आपका जो है स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना
स्पाइरुलिना है। ये भी क्या करता है कि एससीपी बहुत ज़्यादा प्रोटीन को निकालता है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन एससीपी जो निकालता है वो क्या है, हमारा मिथाइलोकोकस है। मिथाइलोकोकस मेथेनोट्रोपस ये दोनों ही बैक्टीरिया क्या करता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन निकालता है। तो ये एससीपी हो गया। अब इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोप्रोस्पेक्टिन क्या है। बायोप्रोस्पेक्टिन क्या है, पेक्टिन क्या है। तो कहा जाता है कि आप देखे होंगे कि आणविक कोमा अनुवांशिक एवं जाति विविधता स्तर पर आर्थिक महत्व के लिए उत्पाद का पता या खोज करना बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए क्लियर है। बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। तो बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या है कि आनुवांशिक और किस लेवल पर हमको जानना है, तो जातीय स्तर के लेवल पर हम लोग को जानना है। नहीं समझे अभी आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए काफ़ी सिंपलरली इसको एक्सप्लेन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहते हैं कि आणविक यानी मोलिकुलर, आनुवांशिक यानी जेनेटिक, जाति विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी स्तर पर आर्थिक महत्व के लिए हमको क्या करना है, उत्पाद का पता या खोज करना है। उसी को बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। यानी एक प्रकार का ये खोज है। क्या चीज़ का खोज है कि अपने फायदे के लिए किसी भी पौधे या किसी भी जंतु का पता लगाना है ना, आनुवांशिक स्तर पर, जाति विविधता स्तर पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जैसे कि आपको एक बताए थे रेसर, ये रॉबल्फिया भोमिटोरिया। आपको याद होगा रॉबल्फिया भोमिटोरिया एक प्लांट है जिससे क्या करता है, एक्टिव केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं रेसर पाइन इसको कहा जाता है। ये रेसर पाइन कहते हैं कि इस रेसर पाइन का जो अर्थ है वो क्या है, श्वसन है। क्या है, श्वसन। क्योंकि श्वसन का अंग्रेजी होता है रेसर पीन, रिस्पायरेशन, तो यहीं से बना है रेसर पाइन। तो कहते हैं रेसर पाइन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रॉबल्फिया भोमिटेरिया से सीधे हमको प्राप्त हो जाता है और उसका यूज हम करते हैं श्वसन बीमारी से बचने के लिए। तो ये चीज़ यही कह रहा है कि बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या है कि आपको अपने फायदा के लिए आणविक, अनुवांशिक और जाति विविधता स्तर पर क्या करना है, उसके आर्थिक महत्व को खोजते रहना है। चाहे पौधा से खोजे या जंतु से खोजे। जैसे हमने पौधा से खोजा रॉबल्फिया भोमिटेरिया को, हमने देखा कि उसमें एक्टिव केमिकल है, तो इसमें रेसरपाइन है, तो रेसरपाइन को हमने यूज किया तो हमारे अंदर श्वसन बीमारियां खत्म होने लगी। तो हम कहेंगे ये हमारा बायोप्रोस्पेक्टिंग है। ओके चलिए, दूसरा है इसी में क्वेश्चन एक और क्या था, हाँ बिग बैंग थ्योरी था। कहते हैं कि इस सिद्धांत को एब लेमेट्री ने दिया था। एकदम क्लियर आंसर है। अब कहते हैं इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पहले हुआ। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर कहते हैं कि कॉस्मिक पदार्थ पृथ्वी पर कॉस्मिक पदार्थ ऊपर से नीचे गिरता है और टूटकर चपटा कण बनाता है जिसे
नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं। और यह नेबुला पृथ्वी के सतह को बनाता है। चलिए नीचे तक का वीडियो क्लियर है? हाँ ठीक है। देखिए कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि इस सिद्धांत को एबलेमेट्री ने दिया था और इनके अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है वो 20 मिलियन वर्ष पहले हुई है। कहते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी का कहना था कि कॉस्मिक मैटर जो है वो ऊपर से क्या करता है, नीचे गिरता है। कॉस्मिक मैटर क्या करता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और नीचे जब गिरेगा तो धड़ाम से नहीं करेगा, और धड़ाम से नहीं करके टूट जाएगा, और टूटेगा किस कण में, तो चपटा कण में टूटेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेबुला। और ये नेबुला जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ वहाँ पृथ्वी की सतह का निर्माण कर देगा। तो इसी प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। चलिए अब कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बिग का मतलब बड़ा होता है, बैंग का मतलब धमाका होता है। बिग का मतलब बड़ा होता है, बैंग का मतलब धमाका होता है। तो कहते हैं कि हमारा जो कॉस्मिक मैटर है ये बड़ा है और नीचे गिरेगा तो भ्राम यानी बुम करेगा, यानी धमाका करेगा, तो क्या बनेगा, पृथ्वी का सतह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 59 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 60 कहता है MC-OC में क्या अंतर है। उसके बाद फिर 61 है मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक क्या है, ये सारी चीज़ को कवर करते हैं। हाँ तो कहते हैं कि अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 60 है, जिसको कहते हैं MC और क्या है, OC के बीच में अंतर है। MC और OC के बीच में अंतर है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और क्या है, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक है। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 हम देखेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। कहते हैं कि यह प्राइमेट मादा स्तनधारी में होता है। और इधर लिखेंगे कि यह नन प्राइमेट मादा स्तनधारी में होता है। दूसरा लिखेंगे इसमें रक्त प्रवाह होता है। और इधर लिखेंगे इसमें रक्त प्रवाह नहीं होता है। तीसरा लिखेंगे कि यह सीजनल नहीं होता है। इधर लिखेंगे कि यह सीजनल होता है। यह सीजनल होता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मासिक चक्र प्राइमेट मादा स्तनधारी में चलता है, जिसमें मनुष्य है, बंदर है, लेमर है, ये सब आएगा। ओसी या नन प्राइमेट मादा स्तनधारी में चलता है, जिसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गिलहरी, ये सब। अब कहते हैं कि इसमें रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन इसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। यह सीजनल नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग निरंतर ब्रीडर। निरंतर ब्रीडर भी कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव इधर कवर हो गया, यानी कि यह सीजनल ब्रीडर नहीं, ये सीजनल नहीं होता, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजन पर स्त्रियों में यानी कि प्राइमेट मादा में नहीं चलती है, कभी भी चल सकता है। तो ये क्या है, सीजन पर डिपेंड नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे ये सीजनल नहीं होता, इसलिए इसे कहेंगे निरंतर ब्रीडर यानी कंटिन्यूस ब्रीडर। कहते हैं कि यह जो है सीजनल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सीजन पर निर्भर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए
अगला है मोनोकार्पी पोलोकार्पी। तो कहते हैं कि यह अपने जीवन में एक बार पुष्प देता है। इधर लिखेंगे यह अपने जीवन में एक से अधिक बार पुष्प देता है। यानी कि यह अपने जीवन में एक बार पुष्प देता है। इधर क्या होगा, यह अपने जीवन में एक से अधिक बार पुष्प देता है। जब तक ये पृथ्वी पर रहेगा एक ही बार पुष्प देगा, और ये जब तक रहेगा बार बार पुष्प को रिपीट करेगा। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग रिपीटेड, और यहाँ फ्लावरिंग फ्रूटेड वंस टाइम, यानी एक बार देगा। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। जिससे इसका एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बांस हो जाएगा, बम्बू हो जाएगा, घास हो जाएगा, है ना। ज़्यादा नहीं लिखना है, धान लिख देना है। इधर तो बहुत सारे होंगे, जैसे गुलाब हो गया, उसके बाद अमरूद हो गया, आम हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और दे सकते हैं, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसी को नीला कुरंजी कहते हैं। और ये क्या करता है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में उगता है। ठीक है, और ये 12 वर्ष में एक बार जो है कि पुष्प देता है, इसलिए ये हुआ मोनोकार्पिक। पौधा ये पॉलीकार्पिक है, लेकिन इसका फूल जो है मोनोकार्पिक, क्योंकि साल में एक बार देता है। तो ये अपवाद है किसका, पॉलीकार्पिक। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 60 हो गया कंप्लीट। अब 62 किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मानव कल्याण में पशुपालन की, कहते मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है, ये आपको बोलना है। तो मानव कल्याण में पशुपालन की निम्न भूमिका है, निम्न भूमिका है। सबसे पहला भूमिका है मांस तथा अंडा। किससे प्राप्त होगा, तो मांस तथा अंडा प्राप्त होगा आपको पोल्ट्री से, है ना। उसके बाद मत्स्य से प्राप्त होगा, है ना। इससे मांस प्राप्त हो सकता है, मांस तथा अंडा पोल्ट्री से। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मांस तथा अंडा। उसके बाद दूसरा है कि लेदर उत्पादन, चमड़ा का उत्पादन मानव कल्याण यानी पशुपालन से होता है। तीसरा क्या होगा, दूध उत्पादन। उसके बाद शहद का उत्पादन, शहद उत्पादन। उसके बाद रेशा का उत्पादन। तो रेशा जो होता है वो आपको, रेशा जो होता है ये दो तरह के होंगे। एक होंगे आपका सिल्क हो जाएगा, और एक क्या होगा, ऊल हो जाएगा। तो कहते सिल्क होता है रेशम कीट से, रेशम कीट से। ऊल होता है भेड़ से, है ना, इससे होता है भेड़ से। चलिए, तो ये सारे। एक और है यातायात, यातायात साधन में भी पशुपालन की भूमिका होती है। चलिए, ज़्यादा लिखना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, पारजीनी जीवाणु जीएमओ और आरोपण क्या है। तो कहते हैं कि 63 है पारजीनी जीवाणु। पारजीनी जीवाणु क्या है। तो कहते हैं कि वह जीवाणु जिसमें विदेशी डीएनए या जीन प्रवेश किया जाता है, पारजीनी जीवाणु कहलाता है। पारजीनी जीवाणु कहलाता है। यानी कि जिस बैक्टीरिया में क्या होते, जिस बैक्टीरिया का डीएनए अपना नहीं है, किसी दूसरे का डीएनए है या किसी दूसरे का जीन है,
या ऐसे कह सकते हैं कि जिस जीवाणु के डीएनए को मैनिपुलेट किया गया हो यानी रूपांतरित किया गया हो उसको हम लोग बोलेंगे पारजीनी जीवाणु। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जीएमओ क्या है। जीएमओ तो कहते हैं कि जीवाणु कवक पौधे या जंतु जिसके डीएनए का हेरा फेरी की जाती है यानी कि वह कहते हैं कि जीवाणु कवक पौधे या जंतु जिसके डीएनए का हेरा फेरी की जाती है जीएमओ कहलाता है। जीएमओ कहलाता है। कहते हेरा फेरी मने अदला बदली यानी इसको निकाल के इसमें जीन मैनिपुलेशन। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि क्या उसको बोलते हैं आरोपण क्या है। तो आरोपण का पूरा डिटेल आपको जो है कि मिल जाएगा चैनल पर ही है। उस टॉपिक का नाम है, आप सीधा लिखिएगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय विकास। टॉपिक को आप सर्च कीजिएगा सनी बायोलॉजी क्लासेस चैनल पर 2.0 पर, तो आपको मिल जाएगा भ्रूणीय विकास। वहाँ पर आरोपण, ब्लास्टुलेशन, मोरुलेशन और गेस्टुलेशन ये सारा चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसे एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंतःभित्ति में निषेचन के 7वें दिन बाद चिपक जाता है तो इसे आरोपण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब कहते हैं कि 8वें दिन ट्रोपोब्लास्ट किसका भाग है, ब्लास्टुला का। 8वें दिन ट्रोपोब्लास्ट 2 स्तर बनाता है ना। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। इसका डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा लिंक में। तो आप सनी बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में देखिएगा, सर्च कीजिएगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट या वीडियो जैसे ऊपर नीचे कीजिएगा तो आपको एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मिलेगा। 5 या 6 लेक्चर में ये आपको देखने को मिल जाएगा यानी भ्रूणीय विकास में मिल जाएगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 64 डील करेंगे। जैव विविधता के क्या पैटर्न है 64। तो इसको थोड़ा सा ये अरेंज कर लेते हैं, बिठा देते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। चलिए लाइटिंग देख लेते हैं कैसा भी आ रहा है। हाँ लाइटिंग बढ़िया है, चलिए ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 64 क्या है उसको हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है जिसको कहा जाता है कि जैव विविधता के क्या पैटर्न है। जैव विविधता के पैटर्न क्या है। तो कहते हैं कि इसके 2 पैटर्न है। सबसे पहला है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या कहता है, कहता है कि जाति विविधता इक्वेटर के ध्रुव की ओर, जाति विविधता इक्वेटर के ध्रुव की ओर जाने पर घटती है। बस यही है आपका लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, बस एक लाइन में। दूसरा है जाति क्षेत्र संबंध। कहते हैं कि इसे अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट नामक अमेरिकन
अमेरिकन इकोलॉजिस्ट ने दिया था। काफी सिंपल है। कहते हैं कि इनके अनुसार जाति विविधता क्षेत्रफल बढ़ने से एक सीमा तक बढ़ती है, यानी हद से ज़्यादा नहीं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि अप टू लिमिट कहते हैं इनके अनुसार जाति विविधता क्षेत्रफल के बढ़ने से एक सीमा तक बढ़ती है ना। बस इसी को जाति क्षेत्र संबंध कहते हैं। जैसे आप इस तरह से एक ग्राफ खींच सकते हैं और इसका एक इक्वेशन समीकरण लिख सकते हैं कि log बराबर क्या हो जाएगा, log c प्लस जेड log a, इस तरह से, है ना। तो कहते हैं log s बराबर क्या हो जाएगा, log c प्लस log जेड a, है ना। ये सूत्र हो गया। तो ये फार्मूला है आपका, यहाँ देखिएगा, ये ग्राफ हो गया, सिंपल ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल ग्राफ है और इस तरह से ये दिखाया गया बढ़िया से। इस ग्राफ को आप खींचिए, ये स्लोप लाइन इस तरह से दिखाइएगा। ये क्या करता है, एरिया बता रहा है। एरिया जितना बढ़ेगा उतना जाति विविधता बढ़ते जाएगा। स्पीसीज रिचनेस, जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन याद रखिएगा। यहाँ पर जेड लाइन याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दे दीजिए एस बराबर हो गया सरफेस, यानी एस बराबर हो गया आपका जो है यहाँ log c हो गया, जेड log हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से कवर करने की जरूरत इसमें नहीं है। आप दे सकते हैं कि एस बराबर हो गया स्पीसीज यानी जाति हो गया, ए बराबर हो गया एरिया, है ना, और यहाँ जेड बराबर हो गया वाई इंटरसेप्ट, जेड बराबर क्या हो गया, स्लोप लाइन हो गया, और यहाँ पर सी बराबर क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो ये सब चीज़ को आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 64 हम कंप्लीट करवा दिए। शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह से आपको लिखना है और ज़्यादा डिटेल नहीं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर अमेजोनियन फॉरेस्ट का जो जाति की संख्या कहाँ कितना कौन है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इसको लिख देना है। और इसमें एक दो लाइन और आपको ऐड कर लेना है, जिससे कि स्लोप लाइन जेड का वैल्यू 0.6, 0.612 क्या क्या होता है, कैलिफोर्निया, ब्रिटेनिया बर्ड में, ये सब को आपको लिखना है। चलिए ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 64 तक करवाए हैं। आप 65 से नेक्स्ट सेशंस में आएंगे लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें।